Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First thing for today is BRICS. अब ब्रिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसमें कुछ ऐसी खास बताने लायक चीज़ है नहीं कि किस चीज़ की ग्रुपिंग है ये, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि इंडिया हैज़ अज्यूम्ड द चेयरशिप ऑफ ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप होती है कि जो मतलब इसको लीड करेगी कंट्री, वो रोटेट करती रहती है अमंग द मेंबर कंट्रीज़। तो इंडिया जो है चेयरशिप इसने मतलब जो अगर मैं बात करूँ इंडिया ने अज्यूम करी है मतलब अभी इसी साल। तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स 2026 इंडिया में भी होस्ट होने वाला है ना। एंड दो चीज़ें कि इंडिया चेयरशिप एंड इंडिया में होस्ट होने वाला है, और जो ब्रिक्स का लोगो है फॉर 2026 एंड दिस थीम एंड दिस चेयरशिप होस्ट, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो लोगो जो आपको पता होगा कुछ मतलब ऐसा सा कुछ, मतलब अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना ये सब, तो ये एक लोटस टाइप सिंबल है इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियाज़ नेशनल फ्लावर लोटस। ये आपको पता होना चाहिए। और थीम क्या है? थीम देखो प्रीलिम्स के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, थीम आपको पता होने चाहिए। दैट इज बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इंडिया अज्यूम द चेयरशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2026, है ना। द लोगो फॉर इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप इज इंस्पायर्ड बाय द लोटस, है ना, इंडियाज नेशनल फ्लावर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं, द थीम इज बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, इनिशियली ये ब्रिक था, ठीक है। फिर इसमें मतलब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ब्रिक्स बना, है ना। और अभी के टाइम पे काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें और हैं, जैसे मिडल ईस्ट से बात करूँ तो ईरान, यूएई, फिर आपका इजिप्ट की अगर मैं बात करूँ, अफ्रीका, है ना। और अगर मैं बात करूँ इथोपिया, फिर आपका इंडोनेशिया इसमें रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। अर्जेंटीना की बात चली थी बट बाद में नहीं हुआ ऐड, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे मेंबर्स आपको पता होने चाहिए ना, लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट इज RNI, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, है ना। तो ये है क्या? देखो सबसे पहले तो इसको लॉन्च करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ ये इंडेक्स क्या मेजर करता है, तो इट इज़ अ ग्लोबल रैंकिंग फ्रेमवर्क विच विल इवेल्युएट या दैट इवेल्युएट्स हाउ रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज लाइक गवर्न देयर सोसाइटीज़, कैसे गवर्नेंस वर्क करता है। गवर्नेंस को एक तरह से इवेल्युएट करते हैं, गवर्नेंस कैसा है किसी कंट्री का अपनी सोसाइटी को लेके, है ना, मतलब कैसे वो उन लोगों को मैनेज करता है, गवर्न करता है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्लस कैसे ग्लोबल सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है किसी कंट्री का, कि ग्लोबल लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट किया जा रहा है उस सोसाइटी से। तो RNI क्या करता है, एक तरह से इवेल्युएट करता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे अपनी सोसाइटी को गवर्न करती हैं, कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, और कैसे वो ग्लोबल सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं। तो RNI इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय WIF, ये आपको पता होना चाहिए। इवेल्युएट्स कंट्री बेस्ड ऑन गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, है ना। नेक्स्ट इज MPC, काफ़ी बार बता चुका हूँ, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो डिसाइड करती है रेपो रेट। एस्टेब्लिश हुई थी इन 2016, है ना। और बनी मतलब किस एक्ट से थी? RBI एक्ट 1934, है ना। ये मतलब इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दिस एक्ट, है ना, अगर मैं पूछूं तो स्टैट्यूटरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो यहाँ पे MPC के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ मैंने बताई है। रेपो रेट डिसाइड करते हैं, 6 मेंबर होते हैं, मिनिमम 4 बार मिलना होता है एक साल में। तो ये जनरली 2-2 महीने 3-3 महीने में मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा इकोनॉमिक कंडीशन चली है देश की, है ना, उस हिसाब से रेपो रेट डिसाइड करेंगे, बिकॉज वो फर्दर इंटरेस्ट रेट्स और इस सब को एक तरह से पॉलिसी जो है वो पॉलिसी रेट को ऑल्टर करके इकोनॉमी को अफेक्ट करता है ना। और यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? RBI के गवर्नर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 6 में से 3 मेंबर RBI साइड से, 3 मेंबर गवर्नमेंट साइड से। तो RBI के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक और नॉमिनेटेड पर्सन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कोरम कितना होता है? कोरम मतलब मिनिमम पर्सनस शुड बी देयर इन द मीटिंग टू डिसाइड ऑन समथिंग। तो 4 इज़ द मिनिमम कोरम, 4 आउट ऑफ 6 जो लोग हैं वो प्रेजेंट होंगे तभी कुछ डिसीजन ले पाएंगे ये लोग, है ना। तो MPC अंडर RBI एक्ट 1934, है ना। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूं तो ये जो एस्टेब्लिश हुआ था ये किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। मैं आपको मतलब अगर आपने सुना होगा तो कुछ मतलब यंग कमीशन कुछ ऐसा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किस कमीशन की रिकमेंडेशन है ना। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू एमपीसी इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 मेंबर्स, कोरम फॉर मीटिंग्स इज 4 मेंबर्स, मस्ट मीट एटलीस्ट, हाँ बिल्कुल सही, 4 बार मिनिमम तो 4 बार मिलना ही मिलना है साल में, उसके अलावा जितना मिलना चाहे उसके ज़्यादा, है ना, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1, 2 एंड 3, है ना। नेक्स्ट इज आईएसएस, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता ही है कि अर्थ के ऊपर अगर मैं बात करूं जो भी स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए एक जो स्पेस स्टेशन है जहां पे सारे एस्ट्रोनॉट जाके फिर जो भी वो स्पेस साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, ये आपको पता होगा ना स्पेस के बारे में। ये किसका कोलैबोरेशन बना है ये भी आपको पता होगा, यूएसए, रशिया, जापान एंड यूरोप, है ना। ये आपको पता होगा कि ये कोलैबोरेशन में किसी एक कंट्री का नहीं है ना। और अगर मैं बात करूं ये स्पेस में लॉन्च हुआ था, फर्स्ट टाइम मॉड्यूल जो लॉन्च हुआ था वो 1998 में हुआ था, और ये 2030 में डीकमीशन होने वाला है, मतलब कि डीकमीशन मतलब कि बाद में ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ द यूज़, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसकी यूनिक खास बात क्या है कि ये कितने ऑर्बिट्स कवर करता है इन अ डे, तो अर्थ के अराउंड ये 16 चक्कर लगाता है दिन में, मतलब कि 16 सनराइज प्लस 16 सनसेट्स ये मतलब आपका विटनेस करता है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो यूपीएससी में पूछे ना पूछे बट स्टेट पीसीएस में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो द आईएसएस वाज लॉन्च्ड इन 1998, है ना। नेक्स्ट इज वन फीचर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज कंप्लीट्स 16 ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ डेली, है ना। आईएसएस इज प्लान टू बी डीकमीशन बाय 2030, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज नीमो पॉइंट, है ना। तो नीमो पॉइंट क्या है, नीमो पॉइंट एक तरह से क्या है, एक तरह का डंपिंग पॉइंट है। डंपिंग किस चीज़ का, जो भी हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, या जो अगर मैं बात करूं ऐसे बात करूं मतलब मेजरली स्पेस क्राफ्ट, तो ये एक पैसिफिक ओशन अगर मैं बात करूं, देखो पैसिफिक ओशन बहुत वास्ट है आपको पता है, तो पैसिफिक ओशन का वो पॉइंट जो लैंड से बहुत ज़्यादा दूर है, किसी भी हैबिटेबल जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं उस लैंड पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब इससे ये हमारे किसी भी ह्यूमन वाले लैंड से बहुत ज़्यादा दूर वाला पॉइंट है पैसिफिक ओशन के अंदर। इसके सबसे नज़दीक अगर मैं कोई ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी अगर कहीं होती है वो सिर्फ नज़दीक पता है किसके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे नज़दीक पड़ता है इसके, अदरवाइज़ बाकी सब दूर पड़ते हैं, मतलब बेसिक जो ग्लोबल लैंड्स है ना या ग्लोबल हैबिटेबल लैंड्स है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो पैसिफिक ओशन का वो फार पॉइंट है अवे फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे जो भी ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो भी आपका एक तरह से स्पेस क्राफ्ट जो आउट ऑफ यूज़ हो जाते हैं, डीकमीशन हो जाते हैं, उनको बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पे डंप कर दिया जाता है अवे फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन में है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर द इसको इसीलिए बोल जाता है स्पेस क्राफ्ट का ग्रेव यार्ड, कवर की तरह, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो द मोस्ट रिमोट लोकेशन फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन यूज्ड एज अ स्पेस क्राफ्ट ग्रेव यार्ड, है ना। नेक्स्ट इज ईपीआई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसी सीरीज़ में, अगर आप रेगुलरली फॉलो करते तो आपको याद होना चाहिए था ये। द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये पब्लिश करता है नीति आयोग, क्या करता है, नीति आयोग। ये करता क्या है, एक ही तरह का इंडेक्स है जो इवेल्युएट करता है कि एक्सपोर्ट रेडीनेस कितनी है, किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बाकी देशों के एक्सपोर्ट से compete कर सकता है, कम्पिटेटिवनेस। और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ इंडियाज, अगर मैं बात करूं कि जो भी एक्सपोर्ट को लेके काम कर रही है इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो भी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसिंग से लेके जो भी सारा चीज़ें बैक एंड पे, सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल, ये सारे इंस्टीट्यूशन या फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंटल, ये सारा मिलके किस तरह से एक तरह से कैपेबिलिटी या कितनी इनकी कैपेसिटी है, और ये किन को रैंक करता है, ये कंपेयर करता है इंडिया के स्टेट्स एंड यूटीज़ को, है ना, एट द सब नेशनल लेवल। ये आपको समझ आना चाहिए। तो एक तरह से क्या करता है ये एक्सपोर्ट की प्रिपेयर्डनेस और कम्पिटेटिवनेस, ये सब चीज़ें आपको समझ आना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कितनी है एक्सपोर्ट को लेके, वो सब चीज़ें असेस करता है। तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नेक्स्ट इज सक्शगाम वैली, है ना। तो ये पीओके में है, आपको पता होना चाहिए पीओके में है, और आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में सीडिंग, वैसे तो अनविलिंगली होता है सीडिंग, बट इसको एज अ गिफ्ट बोला जाता है कि मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है डायरेक्ट दे दिया, बट जनरली ये अनविलिंगली होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना डिटेलिंग ना ही पता तो आपको ये पता होना चाहिए ये पीओके का वो पार्ट है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया था इन 1963। अब देखो ये इसलिए क्वेश्चन में बिकॉज इंडिया इस पे अपना क्लेम करता है टेरिटोरियल, तो वो जो है पाकिस्तान ने फिर भी इसको कहीं ना कहीं सीड कर दिया बिना अथॉरिटी के,
जबकि इंडिया क्लेम करता है इस पे टेरिटरी का अपना जो भी क्लेम होता है ना। तो ये इसलिए क्वेश्चन में रहता है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए शक्शगाम वैली है ना कहाँ पे है, पीओके में है, ये आपको पता होना चाहिए। चाइना को सीड करा था पाकिस्तान ने इलीगली इन 1963 है ना। तो शक्शगाम वैली इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज इलीगली सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना इन 1963 है ना। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डायरेक्ट पता होना चाहिए। रिस्क रिपोर्ट क्या है, ये एक तरह से रिस्क बताता है कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में किस किस तरह के रिस्क हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं अफ्रीका में, जो आपको दिखता है सूडान वगैरह ये सब है ना, नाइजीरिया। और अगर मैं बात करूँ जियो इकोनॉमिक कन्फेडरेशन की, या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, सोसाइटल पोलराइजेशन की, ये सारी चीज़ें। और ये सारा कुछ एसेस करता है कि कैसे ये सब चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकती हैं ग्लोब को, मतलब अक्रॉस द ग्लोब है ना। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम से पता चला है जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक। तो एक तरह से क्या करना, इकोनॉमिक टूल्स का यूज़ करके जियो पॉलिटिक्स को ऑल्टर करना, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस को, है ना। इसमें क्या है कि इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा जाता है जो भी मतलब किसी नेशन के द्वारा, ताकि वो जो क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक रिलेशंस, जो अगर मैं बात करूँ जियो पॉलिटिकल रिलेशंस है उनको ऑल्टर करना। अब इकोनॉमिक टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रेड, टेक और सर्विसेज, इन सब पे मतलब इनफ्लो आउटफ्लो पे बैन लगाना, टैरिफ लगाना, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये वैसे तो बहुत कम चांस है पूछे, बट अगर मेन से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके आप क्या करते हैं, अपना जो भी अपना बेनिफिट होता है, मतलब जो भी आपका एक बेनिफिट है रीजनल लेवल पे, उसको आप रीशेप करते हैं ना। तो यूज ऑफ इकोनॉमिक टूल्स टू अचीव द स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप you like the video. If you like the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video. Thank you once again.